नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन। हम लोग मंजिल सीरीज में पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग बिहार के जितने भी वनडे एग्जाम हुए हैं, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी टीआरई हो, तो उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी डिस्कशन कर रहे थे। हम लोग जो है वो पॉलिटी में इससे पहले 3 क्लास पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाता है। ठीक है, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन और जो है कमेंट में उसका लिंक पिन है। आज जो हम लोग चौथे क्लास में देखेंगे, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका जो नॉलेज है वो भी चेक होगा। और निश्चित रूप से इसे 1 नंबर फिक्स है, चाहे वो अनुच्छेद से पूछे या फिर कुछ इंटरनल पॉइंट से पूछे, कुछ प्रावधान से पूछे। तो इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो आइए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत में जो मूल अधिकार है वह आया कहाँ से, तो इसके बारे में देखिए कि सबसे पहले जो है ना, दुनिया में मूल अधिकार की चर्चा इंग्लैंड में की गई थी, और उस समय इसको कहा गया मैग्ना कार्टा। क्या बोला गया था? मैग्ना कार्टा। और ये मैग्ना कार्टा आया 1215 में। उसमें इंग्लैंड के राजा थे जॉन। ठीक है, इंग्लैंड के राजा थे जॉन, इन्हीं के समय में आया। इसके बाद आधुनिक समय में इसकी चर्चा जो मिलती है वो मिलती है 1791 में अमेरिका में। और अमेरिका में जो इसको बोला गया उसको बोला गया बिल ऑफ राइट्स। जिस समय अमेरिकी संविधान लागू हो रहा था उसी समय जो है बिल ऑफ राइट में मौलिक अधिकारों की चर्चा मिलती है। भारत में 1928 में जो है वो नेहरू रिपोर्ट आया था। ठीक है, उस नेहरू रिपोर्ट में आपको मूल अधिकारों की बात कही गई है। और फिर से कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में, कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे पटेल, जिनको हम लोग जानते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो अध्यक्ष थे। तो इस अधिवेशन में भी जो मूल अधिकार की चर्चा की गई थी। ठीक है, उसके बाद भारत में जो है वो मूल अधिकार को अपनाया गया। मूल अधिकार को जो है वो मूल रूप से जो है अमेरिकी संविधान से ही लिया गया है। भारत में जो फंडामेंटल राइट है वो अमेरिका से ही लिया गया है, अमेरिकी संविधान से ही प्रेरित है। और जिस समय देश आजाद हुआ उस समय जो है कुल जो है वो 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में जो है वो केवल और केवल 6 मूल अधिकार है। एक मूल अधिकार को जो है वो विलोपित करते हुए वो विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये कुछ जो है इंट्रो का पार्ट है। अब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मूल अधिकार की जो चर्चा है वो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक की गई है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बनेगा कि संविधान के किस भाग में जो है मूल अधिकार की चर्चा की गई, तो भाग 3 में। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो 12 से 35 तक है। मूल अधिकार कहां से लिया गया है, तो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। वर्तमान में कितने मूल अधिकार है, तो 6 मूल अधिकार है। जिस समय संविधान निर्माण हुआ था तो कितने मूल अधिकार थे, तो 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, और वो कौन सा मूल अधिकार था जिसको विलोपित किया गया, तो संपत्ति का अधिकार। अभी संपत्ति का अधिकार क्या है, तो अभी संपत्ति का अधिकार जो है वो विधि का अधिकार है। ठीक है, अभी जो संपत्ति का अधिकार है उसको अनुच्छेद 300 के क में जो है वो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संशोधन के द्वारा जो है वो क्या बना दिया गया है, तो विधिक अधिकार बना दिया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि कुल मिला के अभी जो 6 मूल अधिकार हैं उनमें जो है वर्गीकरण, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से, तो सबसे पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29-30। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये आपको वर्गीकरण है। और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 300 के में कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बनाया गया। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये आपको वर्गीकरण हो गया। अब हम लोग एक एक करके जो है वो सभी को अनुच्छेद वाइज और प्रावधान वाइज जो है वो पढ़ेंगे और मूल अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए,
सबसे पहला है आपको कि कुछ चीजें हैं जो हमको फंडामेंटली मूल अधिकार के बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एक एक को। तो देखिए, मूल अधिकार को पढ़ने से पहले आपको कुछ गुण है, मूल अधिकार की विशेषताएं, मूल अधिकार की विशेषताएं कह लीजिए, या फिर मूल अधिकार। और आप लोग जानते हैं कि संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की चर्चा है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस इतना ही जान जाइए कि भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें कुछ बेसिक अंतर है, जिसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि आगे भी इस चीज को बताया जाना जरूरी है। अभी ही मैं बता देता हूं। नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ कुछ कुछ पॉइंट है जिसको मैं अभी बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला कि जो मूल अधिकार है उसकी चर्चा की गई है भाग 3 में, अनुच्छेद जो है वो 12 से 35 में, और ये लिया गया है यूएसए से, ठीक है। वहीं नीति निर्देशक सिद्धांत की चर्चा जो है वो आपको भाग 4 में किया गया है, ठीक है। ये आपको भाग 3 में किया गया है, और इसकी अनुच्छेद जो है वो 36 से 51 तक है, और ये आपको लिया गया है कहां से, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये एक बेसिक इंट्रो हो गया। अब मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार किसी भी देश के नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए राज्य की निरंकुशता के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी देश में व्यक्ति जो है वो सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके, उसके लिए जो है सरकार या राज्य के विरुद्ध जो है व्यक्ति को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जिसको मूल अधिकार कहा जाता है। यह हर देश के संविधान में या फिर वहां के नियम व्यवस्था में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से दिया जाता है। वही नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो एक ऐसा सिद्धांत है जो राज्य के सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देता है, यानी कि राज्य के विकास के लिए, राज्य के जो सामाजिक आर्थिक न्याय है उसके लिए जो है एक जो है सिद्धांत है जो मार्गदर्शन करता है, जिसके अनुरूप जो है वो सरकारें या फिर जो व्यवस्था होती है वो संचालित होती है। अब देखिए, अब जो ये तो हो गया कि बड़ा डिफरेंस जो नहीं है, लेकिन जो मूल डिफरेंस है, अब देखिए ये इंट्रो वाला डिफरेंस था। उसके बाद जो मेन डिफरेंस है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहला नंबर आप देखिए कि पूछा जाता है कि मूल अधिकार सकारात्मक है या नकारात्मक। तो मूल अधिकार जो है नकारात्मक है, किसके लिए? तो राज्य के लिए। अब राज्य के बारे में मैं बता दूं, अभी बस इतना ही समझ लीजिए, राज्य का मतलब होता है व्यवस्था या सरकार। अभी मैं राज्य की परिभाषा बताऊंगा, ठीक है। तो राज्य के लिए नकारात्मक है, लेकिन व्यक्ति के लिए क्या है? तो व्यक्ति के लिए यह सकारात्मक है। तो व्यक्ति के लिए व्यक्ति का क्वेश्चन नहीं आता है, हमेशा राज्य का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग राज्य का लिखेंगे। नकारात्मक क्यों है? क्योंकि इसको लागू करना जो है ना राज्य का जो है वो एक तरह से समझ लीजिए राज्य के लिए अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि इसको लागू करना क्या है? अनिवार्य है। इसको लागू करना ही पड़ेगा। इसके उल्लंघन पर जो है वह आपको न्यायालय में जाया जा सकता है, यानी ये न्यायिक मामला है। अगर आपको मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सीधे जो है अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये चीजें हैं। और ये जो है राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, राजनीतिक लोकतंत्र का ये हिस्सा है। वहीं अगर हम नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो यह जो है राज्य के लिए क्या है? तो सकारात्मक है। सकारात्मक कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके लिए राज्य पर कोई दबाव नहीं है कि उसको अनिवार्य रूप से वो लागू करेगा ही करेगा। यानी कि लागू करना जो होता है ना वो अनिवार्य नहीं है। अगर राज्य चाहेगा ना तभी इसको लागू करेगा, अगर राज्य नहीं चाहेगा, सरकार नहीं चाहेगी तो इसको लागू नहीं करेगी। इसकी प्रकृति जो है गैर न्यायिक है, मतलब आप इसको लागू करवाने के लिए जो है न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। और इसकी जो है इसका जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का निर्माण करना। यहाँ पर राजनीतिक लोकतंत्र था, यहाँ सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग मूल अधिकार की विशेषता, नीति निर्देशक तत्व की विशेषता और दोनों में अंतर को समझ लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि
वो है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, और वो है इस पॉइंट को, और दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद 13। इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में जो है ना, राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा, कि राज्य किसको कहा जाता है। तो आप एक बात सिंपल सा समझ लीजिए, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप समझ लीजिए कि राज्य का मतलब यहाँ सरकार है, यानी सरकार की बॉडी, सरकार के अंग, सरकार की विधायिका, सरकार की जो अधिकरण है वो, ये आप मोटा मोटी समझ सकते हैं। लेकिन इन डेप्थ में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि राज्य के परिभाषा के अंतर्गत जो आपको संसद, विधानमंडल, स्थानीय निकाय या फिर अन्य अधिकरण या इकाइयां आती है जो सरकार से जुड़ी हुई होती है। जैसे आप लोग नाम सुनेंगे LIC या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? ये सब भारत सरकार की संस्था है। या फिर किसी भी, यानी आप समझ लीजिए संसद का मतलब केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, विधानमंडल का मतलब राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है, स्थानीय निकाय का मतलब पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अन्य अधिकरण या निकाय जो सरकार की जो है सरकार का हिस्सा है, उसको हम लोग राज्य की परिभाषा में रखते हैं। ठीक है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, LIC है, UPSC है, इलेक्शन कमीशन है, मतलब जितने भी आयोग है, संस्था जो सरकार से जुड़ी हुई है, वो तमाम जो है वो राज्य के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 13 में एक ही बात बोला गया है कि कोई भी मौलिक अधिकार, ठीक है, कोई भी मौलिक अधिकार का अगर हनन करने वाली कोई विधि होती है या बनाई जाती है तो उसको निरस्त किया जाएगा। मतलब मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी कानून अगर संसद या विधानमंडल या कोई भी संस्था, कोई भी सरकारी जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, अगर वो ऐसा आदेश या कानून पारित करती है जिससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है, तो आप समझ लीजिए कि उसको निष्प्रभावी बनाया जाएगा, उसको अदालत निरस्त कर देगी। ठीक है, ये चीज अनुच्छेद 13 में आपको लिखा गया है, यानी कि मूल अधिकार के प्रतिकूल किसी भी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। अब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक अनुच्छेद वाइज, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले अनुच्छेद 14 से 18 आप लोग जानते हैं समानता का अधिकार है, जिसमें सबसे पहला है अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में जो है वो दो बात है, एक है विधि के समक्ष समानता और एक है विधियों का समान संरक्षण, और दोनों दो पॉइंट्स है। देखिए, विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है ना कि कानून के आगे सब बराबर है और कानून सबसे ऊपर है। ठीक है, और ये जो अवधारणा आप लोग सुन रहे हैं ना, विधि के समक्ष समानता, ये अवधारणा जो है वो ब्रिटिश संविधान से आया है और डाइसी के द्वारा दिया गया था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि कानून सबसे ऊपर है और समान है। इसको आप लोग थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं कि विधि जो होता है ना, कानून, वो सबसे ऊपर है, यानी कानून का शासन, और सबके समान है, मतलब सबके लिए समान, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं। वहीं दूसरा जो पॉइंट मैंने बताया कि विधियों का समान संरक्षण, ये आपको अमेरिकी संविधान से लिया गया है, USA से लिया गया है। और इसमें क्या है ना, इसमें कहा गया है कि आपको सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है, मतलब समान परिस्थिति में समान कानून, समान विधि, मतलब ये परिस्थिति के हिसाब से ये डिसाइड करता है। जबकि जो विधि के समक्ष समानता था वो परिस्थिति के हिसाब से नहीं डिसाइड होता था, और इसमें परिस्थिति के हिसाब से, यानी कुछ भेदभाव इसमें जो है वो स्वीकार किया गया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 14 का जो है कुछ अपवाद है,
तो वो अपवाद क्या क्या है? तो वो अपवाद है आपको अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 194, ये सब अपवाद है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको लग रहा होगा कि हम क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट जो है ऐसा ऐसा क्वेश्चन घुमा देगा कि आपका दिमाग घूम जाएगा। आप लोग कहिएगा कि ये तो हम पढ़े ही नहीं। इसलिए मैं आपको एक लिंक करते हुए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में सीधा छप जाए। देखिए, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन 361 इसलिए है क्योंकि इसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति को जो है ना, वो कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। यानी कि ये जो आप कह रहे हैं कि कानून के समक्ष समानता, तो ये कानून के समक्ष समानता जो है कुछ लोगों के लिए लागू नहीं होती है। जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति जब वो अपने पद पर रहते हैं, तो ये जो छूट है वो अनुच्छेद 361 में लिखा गया है। वहीं 105 और 194 में जो है, 105 में संसद सदस्य को दिया गया है छूट, ठीक है, और 105 में राज्य विधानमंडल सदस्य को छूट दिया गया है। किन किन चीजों को छूट दिया गया है? तो पहला, वो संसद में जो वोट देते हैं या अपना मत जो प्रकट करते हैं उसके लिए, और दूसरा संसद में जो बोलते हैं, अपना विचार व्यक्त करते हैं उसके लिए। इस दोनों बातों के लिए उनको किसी भी अदालत में जो है वो नहीं बुलाया जा सकता, किसी भी अदालत में इसके लिए मुकदमा नहीं किया जा सकता। यही जो है आपको अनुच्छेद 14 का अपवाद है और यही जो है इनका विशेषाधिकार है, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। मतलब आप लोगों को सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ, धीरे धीरे सारी चीजें सुधरती है। आप लोग जो है एकाएक जो है वो टूट पड़ते हैं, कुछ दिन जोश रहता है फिर कम हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ समय की समस्या रहती है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको वीक में जो है 4 क्लास मिनिमम आपको दिया जाए। सप्ताह में जो है अल्टरनेट डे पर ही सही, लेकिन ऐसा क्लास दिया जाए जिसके पढ़ने के बाद आपको बस मजा आ जाए और जो भी क्वेश्चन हो वो सीधे सीधे बन जाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए, अब अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति से जो है ना जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं कि कोई सार्वजनिक सड़क है, कोई कुआं है, कोई तालाब है, कोई दुकान है, कोई घाट है, तो ये सब के आधार, ये सब जो मैंने इससे पहले बोला ना, इन सब ये स्थानों पर आप जो है कहिएगा कि जाति के आधार पर, लिंग, जन्म स्थान, मूल, वंश, ये सब के आधार पर भेदभाव करने, तो वो एक तरह से उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका जिक्र किसमें है? अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब देखिए, अवसर की समानता का मतलब क्या होता है कि सरकारी नौकरियों में जो है ना सबको बराबर मौका मिले। इस बात का जिक्र किया गया अनुच्छेद 16 में, ठीक है। अब ये जो है इसमें कुछ रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया गया है। जैसे अनुच्छेद जो है आर्टिकल 16(4) में आप लोग को रिजर्वेशन संबंधी जो है वो प्रावधानों का जिक्र है, ठीक है। तो वो इसलिए किया गया है कि जिनका प्रतिनिधित्व कहीं अगर कम है तो उसको जो है उचित अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जा सके, इसके लिए किया गया है। वहीं अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। अभी जो है देश में कानून बनाकर जो है छुआछूत का उन्मूलन किया गया था। सबसे पहले जो है आपको 1955 में इसके लिए कानून बना, ठीक है। और इसमें जो है जिसको हम बोलते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, और बाद में आगे चल के 1976 में बहुत सारे कानून बने, ठीक है। इसी को अपग्रेड किया गया और भी बहुत सारे कानून बने इस सुधार पर, जिसको हम बोलते हैं श्रम कानून, जिसके द्वारा जो है अस्पृश्यता, छुआछूत इत्यादि को जो है वो एक तरह से समाप्त किया गया। जो लोग आज भी ऐसा करते हैं तो वो एक तरह से कानूनन अपराध है, दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन है। अब आगे है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधि का अंत। हमारे देश में जो है आजादी के बाद ही उपाधियों की जो सिस्टम थी, जैसे महाराजा, राजा या कोई अपने नाम के आगे कोई ऐसा टाइटल लगाते थे, तो उसका जो है समाप्ति कर दिया गया। सिर्फ आपको शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में जो है आपको उपाधि दी जाती है, और बाकी क्षेत्रों में जो उपाधियां उसको समाप्त कर दिया गया है। आप अपने नाम के आगे कोई भी इस प्रकार का टाइटल नहीं लगा सकते हैं जिससे कि अन्य व्यक्ति को ये लगे कि वह जो है उसके मूल अधिकार का हनन है और यह अपने आप को सुपीरियर दर्शा रहा है, ठीक है। तो ऐसा प्रावधान किया गया है। अब देखिए, अब हम लोग दूसरे जो राइट हैं, दूसरे जो अधिकार है उस पर चल रहे हैं, जिसका नाम है
स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो है इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक किया गया है। इसमें सबसे पहला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में जो है जो आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। इसमें सबसे पहला जो है जिसको हम बोलते हैं अनुच्छेद 19 का 1 का 1, 19 का 1 का 1, जिसको हम बोलते हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब आपको बोलकर, पढ़कर, लिखकर अपनी जो अभिव्यक्ति है, अपना जो विचार है, उसको प्रकट करने की आजादी है। ठीक है। और इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि प्रेस की आजादी, प्रेस की आजादी। ठीक है। दूसरा नंबर जो है आपको, जैसे कि आप जो तिरंगा झंडा फहराते हैं, तो झंडा फहराना, झंडा फहराना, ये भी आपको जो है वो इसी के अंतर्गत जो है वो आता है। इससे क्वेश्चन आता है कि प्रेस की आजादी जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 19 का 1 का ए। इसके अलावा आप लोगों ने एक अधिनियम सुना होगा, सूचना का अधिकार, आरटीआई। ये भी आपको अनुच्छेद 19 का ए का ही पार्ट माना जाता है। अब देखिए दूसरा है, दूसरा जो अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 19 का 1 का बी, उसमें जिक्र किया गया है कि आप शांतिपूर्वक जो है ना वो सम्मेलन बुला सकते हैं, बिना हथियार के निरायुध सम्मेलन बुला सकते हैं। अनुच्छेद 19 का 1 का सी बोलता है कि आप जो है वो सकारात्मक उद्देश्यों के लिए जो है ना वो कोई संगठन या कोई संघ बना सकते हैं। अनुच्छेद 19 का 1 का डी, जो अगला जो अनुच्छेद होता है वो बोलता है कि आप जो है वो अपने उद्देश्यों के लिए जो है वो कहीं भी आवागमन कर सकते हैं पूरे देश में। ठीक है, मतलब आ जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 का 1 का ई बोलता है कि आप जो है कहीं भी बस सकते हैं। और अनुच्छेद 19 का 1 का एफ जो होता है, ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19 का 1 का एफ, यही अनुच्छेद पहले हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जिसको कि निरस्त कर दिया गया और अब जो है ये विधिक अधिकार बन गया, अब मूल अधिकार नहीं है। तो इसलिए 19 का 1 का एफ अब नहीं है, अब सीधे सीधे 19 का 1 का जी है। और वो जी क्या करता है? तो जी आपको किसी भी व्यक्ति को देश में जो है किसी भी प्रकार का रोजगार, वृत्ति, व्यवसाय करने की आजादी देता है। तो समझ गए 6 कौन कौन है। सबसे पहला नंबर जो है वह कर अभिव्यक्ति हो गया, ऐसे याद रखिए। दूसरा जो है वो सम्मेलन बुलाया। तीसरा संघ बनाया। चौथा क्या किया? तो चौथा जो है आवाज संचरण किया, मतलब भी कहीं भी आ जा सकते हैं। पांचवा में आपको निवास किया। फिर जो है छठा यानी एफ वाला जो है वो संपत्ति का अधिकार बन गया। और जी वाला जो है वो पसंद से जो है क्या किया? रोजगार, वृत्ति, व्यवसाय किया। तो इस तरह से 19 पूरा आपको एकदम माइंड में फिट कर लेना है। बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 और 22 में कुछ संबंध है जिसके बारे में अभी ही बता देता हूं। अच्छा एक बात बताइए, 20 और 22 में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। क्यों कंफ्यूज है भाई? अच्छा एक बात बताइए, पहले अगर आप अपराध कीजिएगा तो गिरफ्तारी होगी बाद में। तो सिंपल सा है कि अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अपराध पहले अगर आदमी करता है तो पहले ही उसका जिक्र है अनुच्छेद 20 में। और गिरफ्तारी के निरोध की बातें, गिरफ्तारी जब होती है उस समय जो व्यक्ति को अधिकार दिए गए उसका जिक्र है बाद में, यानी 22 में। बस पहले अपराध है तब गिरफ्तारी, सिंपल सा चीज है। अब अपराध के संबंध में क्या क्या चीजें, अगर मान लेते कोई अपराध किया है तो अपराध किया है तो उसमें भी उसको जो है ना कुछ कुछ चीजें हैं जो उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करती है। सबसे पहला चीज है कि अपराध जिस समय व्यक्ति ने किया उसी समय के कानून के हिसाब से उसको दंड मिलेगा। दूसरा है कि किसी एक अपराध के लिए एक ही बार दंड मिलेगा। और तीसरा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वह स्वयं के खिलाफ गवाही दे रहा तो उसको नहीं मान्य किया जाएगा, यानी स्वयं के लिए या स्वयं के विरुद्ध जो गवाही दे रहा है उसको मान्य नहीं किया गया है। यही आपको अपराध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी के बारे में। तो गिरफ्तारी में क्या है? तो सबसे पहला, अगर आप किसी को भी अरेस्ट करते हैं, देखिए गिरफ्तारी में भी दो तरह का गिरफ्तारी होता है। एक सामान्य केस होता है और एक जो होता है ना जो दंड विषयक होता है, मतलब विशेष विषय में होता है। तो जो सामान्य केस में जो है वो अगर आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं ना तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, पहला कंडीशन। दूसरा है कि उसको जो है वो 24 घंटे के अंदर वकील के समक्ष पेश करना, वकील नहीं न्यायाधीश या जज के समक्ष पेश करना पड़ेगा। और तीसरा कंडीशन है कि आपको पसंद के वकील रखने की आजादी होगी।
उसको आज़ादी देनी होगी जिसको आपने गिरफ्तार किया। यही 3 कंडीशन है। लेकिन जब विशेष परिस्थिति की बात है तो उसमें 24 घंटे का समय सीमा नहीं है। जैसे मान लेते हैं कोई देशद्रोह का काम है या आतंकवादी कृत्य है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, उनको निवारक निरोध कानून बोला जाता है। तो उस कानून के अंतर्गत अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो आप 3 महीना तक पुलिस जो है वो बिना किसी के परमिशन से कस्टडी में रख सकती है, और उससे ज्यादा के लिए उसको जो है सलाहकार बोर्ड या जो न्यायालय होता है, खास करके उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या उससे अधिक जो है वो परमिशन की जरूरत होती है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 20 और 22 क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 21 पर। अनुच्छेद 21 जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का अर्थ क्या है, इसमें मूल बात क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। देखिए इस अनुच्छेद में इस बात का जिक्र किया गया है ना कि किसी भी व्यक्ति को जो है ना जीवन जीना और गरिमापूर्ण जीवन जीना, आत्मसम्मान से जीवन जीना, उससे जुड़ा हुआ जो सारा पॉइंट इसमें लिखा गया है। और यह एक गतिशील मूल अधिकार है, मतलब यह रुका हुआ या फिक्स नहीं है, बल्कि इसमें दिन प्रतिदिन जो है वो अधिकार जुड़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा मूल अधिकार है, सबसे विस्तृत मूल अधिकार है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 1950 में जो है वो एक मामला आया था जिसको हम लोग बोलते हैं एन गोपालन मामला, गोपालन वाद। इसमें कहा गया था कि जो अनुच्छेद 21 जो है उसमें जो सुरक्षा प्रदान की गई है ना, वो केवल और केवल कार्यकारी प्रक्रिया के लिए, केवल कार्यकारी के लिए, विधानमंडलीय कार्य के लिए नहीं। लेकिन इसी फैसला को जो है वो 1978 में जब एक केस हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं मेनका गांधी वाद, मेनका गांधी वाद। इस वाद में जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले एन गोपालन वाद को पलट दिया और कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो सुरक्षा है वो केवल कार्यकारी कार्य के लिए, कार्यकारी प्रक्रिया के लिए ही नहीं, बल्कि विधानमंडलीय प्रक्रिया, मतलब कानूनी जो दांव पेच होता है, जो कानूनी जो प्रक्रिया है उसके विरुद्ध भी दिया गया है। बात समझ गए? मैंने हर तरह से इनको जो संरक्षित किया गया है। अब इसका जो है अब विस्तार होते चला गया। इसकी शुरुआत हुई थी मेनका गांधी का जो विदेश जाने का जो पासपोर्ट था वो जब एक्सपायर हो गया था, तो उस मामले से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें जो है इनको विदेश जाने का अधिकार मिला, विदेश जाने का जो है वो आपको अधिकार मिला। लेकिन आगे चल के कई वाद आते चले गए और इसका विस्तार होते चला गया। जैसे 1978 में एक वाद आया था जिसको हम बोलते हैं एमएस हस्कोट वाद, एमएस हस्कोट वर्सेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये केस था। इसमें कहा गया था कि मुफ्त कानूनी सहायता जो है वो भी आपको क्या है, अनुच्छेद 21 का पार्ट है। फिर अनुच्छेद 1979 में एक केस आया जिसको हम बोलते हैं हुसैन आरा खातून वाद। इस वाद में क्या कहा गया था कि भागलपुर जेल में बहुत सारे कैदी जो है लंबे समय से बंद थे, तो उन विचाराधीन कैदियों के लिए जो है वो स्पीडी ट्रायल हो, मतलब तीव्र जो है न्यायिक प्रक्रिया हो, इसके लिए लाया गया स्पीडी ट्रायल जो आपको अनुच्छेद जो 21 का ही पार्ट है। आगे चल के और भी बहुत सारे मामले आए, जैसे आप लोग जानते हैं कि 1991 में एक वाद आया था जिसमें सुभाष कुमार वर्सेस बिहार सरकार का वाद था। और इस वाद में क्या कहा गया जानते हैं? स्वच्छ जल और वायु का जो है वो अधिकार आपको दिया गया। ठीक है, आगे चल के और इसका विस्तार होता है। फिर आगे चल के आप लोग विशाखा मामला का नाम सुने हुए, जिसमें जो है विशाखा वाद, इसमें कहा गया कि महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा, ये भी आपको मूल अधिकार है। फिर आपको मोहिनी जैन वाद आता है। मोहिनी जैन वाद में जो है शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया।
फिर आपको जो है 2017 में जो है पुट्टू स्वामीवाद आता है। उस पुट्टू स्वामीवाद में जो है वो निजता के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया। और ऐसे जो है वो दर्जनों केस हैं, दर्जनों मामले हैं जिसमें अनुच्छेद 21 का जो है वो व्यापक विस्तार किया गया है। ठीक है, अब इसमें जो है व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए चाहे नींद का अधिकार हो, चाहे हिंसा, अगर आप किसी व्यक्ति को अगर कस्टडी में हिंसा करते हैं, हाथ में पैर में अगर आप बेड़ी लगाते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो है अगर आप जो है स्वच्छ जो है वायु, प्रदूषित वायु, तो ये जितने भी जीवन जीने के लिए जो भी जरूरी है वो सारे तमाम अधिकार, गरिमापूर्ण आत्मसम्मान जो है वो संचालन के लिए है, वो सभी इसमें समाहित है, सभी अधिकार इसमें दिया गया है। तो बहुत बड़ा है ये सब प्रावधान के साथ साथ लगभग और भी लगभग आपको जो है वो 50 से 60 प्रावधान आपको जो है वो बहुत फेमस है और ये दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं। अब देखिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। एक अनुच्छेद जो है आपको अनुच्छेद 21 का क जो है, जो कि आपको शिक्षा से संबंधित है, अनुच्छेद 21 का क वो आपको जुड़ा है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। तो उसमें जो है ना अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो है ना निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना जो है वो बच्चों का अधिकार है। ये आपको ऊपर से बाद में जोड़ा गया है। अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 तरह के अधिकार हैं। पहला अनुच्छेद 23, इसमें कहा गया है कि मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब है किसी भी मानव की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, उनसे जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता है, उनका शोषण नहीं किया जा सकता है, कोई ऐसा काम नहीं करवाया जा सकता है जो उनकी गरिमा और आत्मसम्मान के विरुद्ध हो। ये अनुच्छेद 23 में कहा गया है। फिर अनुच्छेद 24 में इस बात का जिक्र है कि बालकों से जिनकी उम्र 14 साल से कम है उनको कारखानाओं में, उसके बाद खान में, ठीक है, जिसको माइंस बोलते हैं, ये सब में काम करने के लिए और खतरनाक काम में जो नियोजित नहीं किया जा सकता। एक तरह से बालकों से काम नहीं लिया जा सकता जो 14 साल से कम उम्र के हैं। ठीक है, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को या भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। मतलब यहाँ पर राज्य का कोई धर्म नहीं है, बल्कि यहाँ पर धार्मिक रूप से व्यक्ति को आजादी है कि वो किसी धर्म को माने या ना माने। तो इसी के संबंध में जो है वो 4 प्रकार के जो है वो फंडामेंटल राइट का जिक्र किया गया है, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण मतलब आपका जो मन है, आपको हिंदू मानना है, मुस्लिम मानना है, सिख मानना है, ईसाई मानना है या कोई भी धर्म नहीं मानना है, ये आपके ऊपर है। आपके लिए देश में जो है वो इस चीज की आजादी है। ठीक है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपको जो है अगर धर्म से संबंधित अगर कोई और भी पंथ को संप्रदाय को अपनाना है तो आप अपना सकते हैं। वहीं अनुच्छेद जो है वो 26 में क्या बोला गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आपको मन है कि हम जो है मंदिर बनाएं, हम जो है मस्जिद बनाएं, हम जो है कहीं मूर्ति बैठाएं, तो आप अगर विधि व्यवस्था नियम कानून का पालन करते हुए अगर ये काम करते हैं जिससे किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार प्रभावित नहीं होता है, तो निश्चित रूप से आप ये काम कर सकते हैं। ये संविधान ने आपको ये अधिकार दिया है। उसके बाद अनुच्छेद 27 है। 27 में कहा गया कि करों के संदाय से छूट। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है ना या कोई भी जो संगठन है किसी भी व्यक्ति को धर्म के नाम पर जो है ना टैक्स वसूल के या जबरदस्ती जो है उनसे धन संपत्ति संपदा इत्यादि नहीं ले सकती। इस बात का जिक्र किया गया है। वहीं अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि जो भी सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान होंगे वहां पर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, चाहे वह सरकारी सहायता प्राप्त हो, चाहे पूर्ण रूप से सरकारी हो, चाहे अर्ध रूप से सरकारी हो, या जो है सरकारी जो संस्था है उससे जुड़ी हो। तो इस बात का जो है वो जिक्र हमारे संविधान में किया गया है, जो कि धर्म से जुड़ा हुआ था। अब देखिए, अब आगे जो है वो 5वां जो मूल अधिकार है वो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, और यह मूलतः अल्पसंख्यक के लिए दिया गया। अल्पसंख्यक जो है, आप लोग जानते हैं कि जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है वो 5 संप्रदाय को जो है वो भारत में अल्पसंख्यक मानता है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी। ठीक है, इन्हीं को मानता है। और साथ ही भारतीय
जो संविधान में जो हिंदू शब्द है उसमें हिंदू के साथ साथ बौद्ध और जैन भी समाहित है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि हिंदू शब्द में कौन कौन समाहित है, तो हिंदू, बौद्ध और जैन जो है समाहित है। ये जो 5 जो संप्रदाय हैं इनको अपनी जो भाषा, लिपि, संस्कृति इत्यादि को संरक्षित करने का जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 29 में दिया गया है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि आप जो है जो ये 5 जो संप्रदाय हैं जो अल्पसंख्यक कहलाते हैं उनको पसंद का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और शिक्षण संस्थान का प्रशासन, देखभाल भी चला सकते हैं। ठीक है, ये आपको शिक्षा और संस्कृति का अधिकार विशेष रूप से किसके लिए है? अल्पसंख्यक के लिए। अब हम लोग बात करने आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए, कहीं भी कोई बीमारी होता है तो उसका इलाज होता है। उसी तरह से मूल अधिकार जो है बहुत बड़ा मूल अधिकार है। पूरे विश्व में हमको लगता है सबसे बड़ा मूल अधिकार का लिस्ट भारत में है। ठीक है, और इतनी लंबी लिस्ट में अगर इसका सही से पालन नहीं हो तो कुछ ना कुछ इलाज होना चाहिए, और वही इलाज जो है वो भारतीय संविधान में किया गया है, और वो इलाज 2 अनुच्छेद के माध्यम से किया जाता है। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 32 और दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 226। ठीक है, अब इसमें ये क्या क्या इलाज है? इसमें यही इलाज है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत वह व्यक्ति सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। डायरेक्ट, उनको हाई कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकते हैं डायरेक्ट। वहीं अनुच्छेद 226 के तहत वो व्यक्ति अगर चाहे तो मूल अधिकार के उल्लंघन में सीधे सीधे एचसी मतलब हाई कोर्ट में वो जा सकते हैं। तो यही जो है इलाज है। इसके अलावा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर जो है 5 प्रकार का रीट जारी करता है। ठीक है, जिस रीट से जो है आपको अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो रीट जो है कौन कौन है? सबसे पहला है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसको अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जो है वो ये रीट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा इस अनुच्छेद के माध्यम से जारी किया जाता है। ठीक है, तो हेबियस कॉर्पस माने होता है कि बंदी को जो आप प्रत्यक्ष कीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद है दूसरा मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है परमादेश। परमादेश में क्या होता है ना कि कोर्ट के माध्यम से जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो किसी भी सार्वजनिक बॉडी को या व्यक्ति को जो सार्वजनिक पद धारण करते हैं उनको काम करने के लिए आदेश देता है। ठीक है, मतलब कोई सरकारी अधिकारी अपना कर्तव्य पूरा करे इस बात के लिए निर्देशित करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। वहीं तीसरा जो होता है वो होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध या प्रतिषेध। ये जो होता है ना वो ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत को जो है ना वो उसकी सीमा का अतिक्रमण न हो इसके लिए किया जाता है। जैसे कोई मामला है और वो मामला जो हाई कोर्ट लेवल का और वो निचली अदालत निपटा रही है, तो हाई कोर्ट जो है प्रोहिबिशन लगा सकता है रीट जारी करते हुए कि आपका ये मामला नहीं है, उनको निषेध कर सकता है। ठीक है, उसको रोक सकता है। चौथा जो है वो है सर्टोरी। सर्टोरी का मतलब होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? उत्प्रेषण का मतलब होता है कि ऊपरी अदालत द्वारा जो है नीचे जो है अर्धन्यायिक या न्यायिक इकाई को जो है ना वो किसी मामले पर जो है या तो बोला जाता है कि इस मामले को आप रोक दीजिए या फिर इस मामले को ऊपर भेजिए। मतलब बात समझ रहे हैं? मतलब ये है कि किसी भी मामले का जो निपटारा किया जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम शब्द आया है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछता है कि सर्टोरी या उत्प्रेषण को जो है वो क्या कहा जाता है, तो पोस्टमार्टम किया जाता है, या पोस्टमार्टम किस रीट को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। ठीक है, दोनों अलग अलग। प्रतिषेध का मतलब होता है कि उनकी सीमा का अतिक्रमण नहीं हो इसके लिए रोका जाता है, और उत्प्रेषण का मतलब होता है या तो मामला को रोक देना या फिर ऊपर बुला के उसका समाधान करना, ऊपर मंगा के उसका समाधान करना, इसलिए इसको पोस्टमार्टम बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है? अधिकार परीक्षा। मतलब अगर कोई भी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति आसीन है तो न्यायालय उसकी जो है वैधता की जांच कर सकता है कि क्या आप जो है इस पर बैठे हैं, इसके योग्य हैं, काबिल हैं, या फिर किस अधिकार से आप बैठे हैं। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये 5 प्रकार की रीट है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है जो प्रतिषेध था, प्रतिषेध के बाद उत्प्रेषण था, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे, लेकिन प्रतिषेध का मतलब एक तरह से रोक है,
जो उनकी सीमा पर अतिक्रमण करने से रोकता है, और उत्प्रेषण का मतलब मामले को निपटा देना। या तो ऊपरी अदालत निचली अदालत को बोलता है कि इस पर रोक लगा दीजिए और लगाने का आदेश करता है, या फिर उसको ऊपर मंगवा के उसका निपटारा कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। ये अब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो है हम लोग का जो चैप्टर है वो चैप्टर चेंज हो चुका है, और अब जो हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका जो संक्षिप्त परिचय जो आपको हम पहले ही दे चुके हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो यह एक मूलभूत सिद्धांत है जो सामाजिक आर्थिक न्याय के साथ साथ जो है राज्य को संचालित करने का दिशा निर्देश प्रदान करता है। एक तरह से शासन का मूलभूत आधार है। तो इसमें जो है ये भाग 4 में जो है इसका जिक्र है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और एक और चीज था जिसको हम पीछे भूल गए थे, ये जो अनुच्छेद 32 है ना, इसको बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा है संविधान की आत्मा, जो हम प्रस्तावना में बताए हैं, संविधान की आत्मा बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार। वैसे ठाकुरदास भार्गव के अनुसार संविधान की आत्मा प्रस्तावना, लेकिन बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार जो है अनुच्छेद 32 है, और बी.आर. अम्बेडकर साहब ने प्रस्तावना को बोला है पवित्र दस्तावेज। अब देखिए, अब हम लोग वापस डीपीएसपी पर आते हैं। तो डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व जो होता है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और 36 में राज्य की परिभाषा आप लोग जानते हैं, 36 से 51 तक इसका जिक्र है। इसकी विशेषता के बारे में हम पहले ही बता दिए कि यह गैर न्याय योग्य है, यह जो है राज्य के लिए सकारात्मक है, ठीक है, यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। तो ये सारी तमाम विशेषताएं हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 37 में जो है ना, वो आपको नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति के बारे में चर्चा किया गया है। तो प्रकृति कैसा है? तो पहला जो है गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक है मतलब जो है वो ये जो है न्यायालय में नहीं लिया जाया जा सकता है। अगर कोई सरकार अगर नीति निर्देशक तत्व को मानने से इनकार कर दे तो उसको न्यायालय में ले जाकर जो है इस मामले को नहीं रखा जा सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं गैर न्यायिक। और दूसरा जो है ये शासन के लिए मूलभूत है। शासन के लिए क्या है? तो मूलभूत आधार है। कोई भी सरकार अगर कोई काम करती है तो उसको जो है वो डीपीएसपी के अंतर्गत ही उसका मूल्यांकन किया जाता है। अभी हम इसका प्रावधान बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। मोटा मोटी बात यही है कि देखिए, ये भी एक प्रकार का जो है ना वो व्यक्ति का अधिकार है, व्यक्ति के कल्याण के लिए, राज्य के विकास के लिए जरूरी है। लेकिन जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय इन अधिकारों को लागू करना संभव नहीं था, इसलिए इनको एक अलग भाग बनाकर जो है नीति निर्देशक तत्व में समाहित किया गया, जो कि गैर न्यायिक है, न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं करा जा सकता, लेकिन शासन के मूल्यांकन का आधार है, शासन के लिए मूलभूत है। अब हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इसका वर्गीकरण बता देता हूं। देखिए, 3 भाग में जो है वो आपको इसका वर्गीकरण करके हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहला जो है इसको बोलते हैं समाजवादी सिद्धांत। क्या बोलते हैं? समाजवादी। दूसरा है आपको गांधीवादी, और तीसरा है आपको उदारवादी। तीसरा क्या है? तो उदारवादी। तो ये 3 जो बेसिकली जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। समाजवादी के अंतर्गत जो होता है आपको अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 का क, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, ये सभी आपको अनुच्छेद आते हैं। वहीं गांधीवादी के अंतर्गत जो अनुच्छेद जो है 40, अनुच्छेद 40 के बाद मान के चलिए कि आपका 43 है, 43 का क है, 43 का ख है, उसके बाद 46 है, उसके बाद 47 है, 48 है। ये सभी प्रावधान आपको किसमें है? तो गांधीवादी में आ जाते हैं। और बाकी जो बच गए जैसे कि अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 हो गया, अनुच्छेद जो है वो 45 हो गया, अनुच्छेद 45 हो गया, अनुच्छेद जो है वो आपको 47 भी है, अनुच्छेद जो है आपको 48 भी है, 49 भी है, 50 भी है और 51 भी है। इसमें बहुत सारा अनुच्छेद जो है आपको रिपीट लग रहा होगा, लेकिन ये रिपीटेशन इसलिए है क्योंकि उस अनुच्छेद के किसी खास प्रावधान को ही एक में
और फिर दूसरे में अलग अलग शामिल किया गया। इसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। ये डीपीएसपी का अनुच्छेद का वर्गीकरण है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो अभी मैं अनुच्छेदवार बताऊंगा। सबसे पहला नंबर देखिए, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है कि ये प्रावधान किया गया कि राज्य जो है वो लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि जनता के कल्याण के लिए सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को बनाए। ये अनुच्छेद 38 में कहा गया है। फिर अनुच्छेद 39 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 39 जो है वो बहुत विस्तृत है। इसमें बहुत सारा प्रावधान है। जैसे 39 में ये कहा गया है कि स्त्री और पुरुष के लिए जो है आजीविका का साधन होना चाहिए। उसके बाद जो है भौतिक संसाधनों का, धन का जो है वो संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। भौतिक संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। समान काम के लिए स्त्री और पुरुष का समान वेतन होना चाहिए। इसके बाद जो है बालक और स्त्रियों का जो सुकुमार अवस्था है उसका दुरुपयोग ना हो, उसका सदुपयोग हो। ये तमाम प्रावधान आपको अनुच्छेद 39 में कहा गया है। वहीं अनुच्छेद 39 के क में जिक्र किया गया है कि जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब सबको बराबर न्याय मिले और निःशुल्क कानूनी सहायता जो है वो दी जाए, ये आपको अनुच्छेद 39 के क में जिक्र किया गया है। इसके अलावा आप लोग देखिए कि अनुच्छेद 41 है जो समाजवादी सिद्धांत में। तो अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में, जैसे कोई बीमार है, कोई वृद्ध है, कोई विकलांग है, तो उस स्थिति में उसको जो है ना विशेष सहायता दी जाएगी। इसका जिक्र अनुच्छेद 41 में किया गया है। सपोज डेट अगर कोई बीमार है तो उसके लिए आयुष्मान भारत जो है अभी योजना चल रही है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। कोई जो है मान लीजिए विकलांग है तो विकलांगता पेंशन योजना चल रही है। इसके अलावा मान लेते हैं कि कोई अगर वृद्ध है तो उनको वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रावधान है विशेष लाभ वाला कुछ विशेष वर्गों के लिए वो अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि काम की न्याय संगत और मानमुचित दशा, मतलब काम का ऐसा कंडीशन होना चाहिए जो उचित हो, सब लोग बेहतर तरीके से काम कर सकें। और प्रसूति सहायता, मतलब अगर महिलाएं मातृत्व की स्थिति में रहती है, मैटरनिटी की स्थिति में रहती है, तो उनको जो है विशेष लाभ दिया जाए, उनके अधिकारों का, उनके नौकरी का, उनके आर्थिक उपार्जन की सुरक्षा की जाए। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार का एक्ट और जो योजना, जैसे जननी सुरक्षा योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, मातृत्व हित लाभ अधिनियम जो है 1961 है, ये सब के तहत जो है वो आपको अनुच्छेद 42 के अंतर्गत जो है वो आपको लाभ दिया जाता है। वही अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 43 में जिक्र किया गया है ना कि सभी मजदूरों के लिए जो है ना एक निर्वाह मजदूरी होना चाहिए। निर्वाह का मतलब होता है कि न्यूनतम जीवन यापन जीने योग्य मजदूरी होना चाहिए। ये तमाम जो है समाजवादी सिद्धांत थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गांधीवादी सिद्धांत के बारे में। देखिए गांधीवादी सिद्धांत जो है वो कौन कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन करना। महात्मा गांधी जो है वो उनका सपना था कि जो भारत का जो आत्मा है वो गांव में बसता है। तो उनका ये सपना था कि यहाँ पर सत्ता और शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, मतलब सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं रहे, बल्कि जितना अधिक से अधिक लोगों के बीच में जो है इसका बंटवारा हो। इसके लिए इसी सिद्धांत को जो है सच मानते हुए ग्राम पंचायत की अवधारणा जो है वो 40 में दी गई थी, लेकिन इसको जो है संवैधानिक दर्जा बाद में दे दिया गया। आप लोग जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है वो संविधान के भाग 9 में जो है और अनुसूची 11 के माध्यम से जो है वो ग्राम पंचायतों को क्या दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, जिसका जिक्र जो है अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक किया गया है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 43 में जो निर्वाह मजदूरी की चर्चा है, लेकिन गांधी जी कुटीर उद्योग के समर्थक थे, लघु एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, उसके बारे में चर्चा भी अनुच्छेद 43 के अंतर्गत ही किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 46 में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो SC ST है या फिर जो अन्य दुर्बल वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उनका शैक्षणिक और आर्थिक हित जो है कैसे मजबूत हो, इसके बारे में जो अनुच्छेद 46 में जिक्र किया गया है, जो गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार है। अनुच्छेद 47 में और भी बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन गांधी जी इसमें जो है विशेष रूप से जो है नशाबंदी पर जोर देते हैं। और उसके बाद अनुच्छेद 48 में जो है वो बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन इसमें गांधी जी
जो दुधारू पशु है ना उसकी हत्या पर रोक लगाते हैं, जैसे गाय बैल बछड़ा ये सब की हत्या पर रोक की बात करते हैं। ये गांधीवादी सिद्धांत माना जाता है, जिसको कि आपको नीति निर्देशक सिद्धांत में समाहित किया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे है उदारवादी सिद्धांत। तो उदारवादी सिद्धांत में आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 44, जिसको हम बोलते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान सिविल संहिता। इसकी चर्चा दोस्तों आजादी से पहले से ही है, ठीक है। जिसको सर्वप्रथम जो है वो ये लागू कहाँ पर है, तो गोवा में, गोवा में लागू है। और आजादी के बाद अभी लागू कहाँ किया गया, तो यूके में लागू किया गया, मतलब उत्तराखंड में इसको लागू किया गया आजादी के बाद। इस यूसीसी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसी भी धर्म या संप्रदाय के आप हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपके लिए विवाह का, तलाक का, उत्तराधिकार मतलब सत्ता का जो स्थानांतरण होता है ना बाप से बेटे में, बेटे से पोते में, उसका नियम हो, चाहे गोद लेने का नियम हो, एक जैसा हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हिंदू में विवाह का नियम अलग होगा, मुस्लिम में अलग होगा, सिख में अलग होगा। तो ऐसी बातों को अगर समान रूप से लाया जाता है जिससे कि कानूनी जटिलता घट जाती है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो पहले गोवा में लागू हुआ था और वर्तमान में अभी जो कुछ दिन पहले उत्तराखंड में लागू हुआ है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 45 में क्या जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 45 में जिक्र किया गया है कि जो 6 साल से नीचे का बालक है उसको देखभाल करना, उसका शैक्षणिक यानी पढ़ाई लिखाई सबकी व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है। फिर दोस्तों अनुच्छेद 48 में क्या जिक्र किया गया, अनुच्छेद 48 में जिक्र किया गया है कि कृषि और पशुपालन का संगठन, मतलब कैसे कृषि को बढ़ावा दिया जाए, पशुपालन को मजबूत किया जाए, इसको जीविकापार्जन का साधन बनाया जाए, इससे रोजगार और लाभ की प्राप्ति की जाए, ठीक है। वहीं अनुच्छेद 48 के क में जिक्र किया गया है कि वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना, मतलब पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों का संरक्षण करना जो है वो अनुच्छेद 48 के क में दिया गया है, जो उदारवादी सिद्धांत का पार्ट है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 49, 50 और 51। 49 में कहा गया है राष्ट्रीय महत्व का जो स्थान है या स्मारक है, जैसे लाल किला है, उसके अलावा आपको ताजमहल है, तो ये सब का संरक्षण करना, ठीक है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण करना, मतलब अलग अलग विभेदीकरण करना, अलग अलग करना। और अनुच्छेद 51 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और जो सुरक्षा है उसको बढ़ावा देना। तो ये तमाम जो सिद्धांत है वो आपको उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है और ये आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कुछ नए अनुच्छेद जो है जोड़े गए हैं, जैसे कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए, एक 39 का ए, एक 43 का ए और एक 48 का ए। 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें जोड़ी गई, जैसे कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। उसके बाद जो है प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को। उसके बाद आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 39 का ए, 43 का ए और 48 का ए जोड़ा गया है, ठीक है। 43 का ए में क्या चीजें हैं, तो 43 का ए में है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका। मतलब जैसे कोई इंडस्ट्री है, उद्योग है, मान लेते हैं कि लोहा का फैक्ट्री, उसमें जो प्रबंधन होगा, मैनेजमेंट होगा, जैसे कि जो एमडी होंगे, सीईओ होंगे, जो बड़े बड़े पदाधिकारी होंगे, तो उसमें भी मजदूरों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ये कहना है गांधी जी का और ये गांधीवादी सिद्धांत है। वहीं अनुच्छेद 43 का बी में जिक्र किया गया सहकारी समिति के बारे में, जो कि गांधीवादी सिद्धांत है। ये चीजें हैं। अब देखिए जो आगे चल के जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, और 44वां संविधान संशोधन में जो है वो आपको अनुच्छेद 38 में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। फिर 86वां संविधान संशोधन होता है। 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो होता है अनुच्छेद 45 में जो है वो बच्चों की शिक्षा पर बल दिया जाता है, और जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा जाता है, जिसको हम बोलते हैं 6 से 14 सालों के लिए जो है वो राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको 97वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें अनुच्छेद 43 का बी जोड़ा जाता है, सहकारी समिति, सहकारी समिति का प्रबंधन, सहकारी समिति का प्रबंधन। तो ये चीजें आपको इसमें जोड़ी जाती है।
तो ये जो है कुछ जो है वो जोड़े गए प्रस्ताव है। अब देखिए, जो कुछ ऐसे केस हैं या वाद है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्चस्व का लड़ाई है उसको लेकर के, कौन हम आगे तो हम आगे। देखिए, सबसे पहला जो वाद हुआ था इसको हम बोलते हैं 1951 में, इसको हम बोलते हैं चंपकम दोराइजन वाद। चंपकम दोराइजन वर्सेस मद्रास गवर्नमेंट का ये वाद था। दूसरा वाद होता है 1967 में, इसको हम बोलते हैं गोलकनाथ वाद। गोलकनाथ वाद। और तीसरा होता है 1973 में, इसको हम बोलते हैं केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वाद। और चौथा जो होता है, जो 1980 में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा मिल्स वाद। ठीक है, इस वाद की जो है स्पेसिफिक विशेषता मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, जब चंपकम दोराइजन वाद हुआ ना, तो उसमें ये बोला गया कि मूल अधिकार जो है एफआर में संशोधन होगा, और एफआर जो है वो सर्वश्रेष्ठ है डीपीएसपी से। मतलब मूल अधिकार जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा प्रभावी है डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व से, और मूल अधिकार में संशोधन भी किया जा सकता है। वहीं जब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का वाद आया 1967 में, तो इसमें कहा गया कि मूल अधिकार में संशोधन, एफआर में संशोधन नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बात बोला गया, क्योंकि मूल अधिकार जो है उसमें संशोधन के लिए जो है एक विशेष प्रक्रिया की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर आगे क्या होता है कि 1973 में केशवानंद भारती मामला आता है। तो केशवानंद भारती मामले में जो है ये कहा गया कि मूल अधिकार और डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व दोनों बराबर है। ठीक है, और दोनों को संतुलन से काम करना पड़ेगा। दोनों को क्या करना पड़ेगा? संतुलन से काम करना पड़ेगा। और इसी बात में जो है वो मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया। मूल ढांचा का सिद्धांत। मूल ढांचा का मतलब क्या होता है? मूल ढांचा का मतलब संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान जिसमें संसद द्वारा या विधानमंडल द्वारा नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमारे यहाँ जो है निष्पक्ष चुनाव होता है, हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है, इसके अलावा कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण है, संसदीय शासन व्यवस्था है, पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद है, अखंडता है। ये सब ऐसे तत्व हैं जिस पर जो है किसी भी प्रकार से जो है बदलाव नहीं किया जा सकता। मतलब आप संसद संशोधन करके चाहे भी तो ये जो सिद्धांत है इसको बदल नहीं सकती है। तो ये बोला गया कि मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, डीपीएसपी में संशोधन किया जा सकता है, किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उससे मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये कहा गया केशवानंद भारती वाद में। और जो अब तक चला आ रहा है, अब तक का सबसे बड़ा वाद है केशवानंद भारती वाद। उसके बाद 1980 में जो है ये जो केशवानंद भारती वाद जो हुआ, इसके फैसले को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी इस पर मुहर लगा दिया गया और इसका समर्थन किया गया। ठीक है, इसका जो है इसका सपोर्ट किया गया था। तो ये जो है तमाम जो है आपको वो फैक्ट थे जो हमने मूल अधिकार और डीपीएसपी चैप्टर से आपको पढ़ाया। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अब हम लोग जो है ना कुछ इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है। तो आप लोग जानते हैं कि अवसर की समानता, याद कीजिए लोक नियोजन में अवसर की समानता मैंने पढ़ाया है, अनुच्छेद 16 होगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत लोग करेंगे कि अवसर की समानता तो अनुच्छेद 14 में भी आ सकता है। तो दोस्तों वो विधि के समक्ष जो है वो समानता है। यहाँ पर विधि शब्द का जिक्र नहीं है, इसलिए आपका आंसर 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? आप लोग जानते हैं संपत्ति का अधिकार, मैंने बार बार बताया भी है। और यहाँ पर देखिए है भी, ये अभी क्या बन गया है, ये आपको भी बन गया है आपको विधिक अधिकार। क्या बन गया? विधिक अधिकार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को जो है संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा है? और सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो निजता के अधिकार को आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 21 में रखा है और प्राण व दैहिक स्वतंत्रता में रखा है, जो मैंने बताया था। पुट्टुसामी वाद 2017 में जो है ये मामला आया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का
कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता जब भी आए अनुच्छेद 17 होगा। 14 जो है विधि का समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। 18 उपाधि का अंत। 19 जो है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता मैंने बताया वो होगा। मौलिक अधिकार किस प्रकार निरस्त किए जाते हैं? अच्छा देखिए, ये वाला पॉइंट मैं उस समय भूल गया था, तो आपको मैं बता देता हूं कि देखिए, मूल अधिकार जो होता है ना, वो आपातकाल में निरस्त किए जाते हैं। कब निरस्त किए जाते हैं? तो आपातकाल में। ठीक है, इससे संबंधित 2 अनुच्छेद हैं, एक है अनुच्छेद 358 और दूसरा अनुच्छेद 359। इस दोनों का आपको ध्यान रखना है। देखिए 358 में क्या कहा गया, 359 में क्या कहा गया? 358 में कहा गया है कि जब आपातकाल लागू हो, और खास करके राष्ट्रीय आपातकाल यानी युद्ध या बाह्य आक्रमण वाला अगर आपातकाल अगर लागू हो, तो उस स्थिति में जो है अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतः निलंबित हो जाएगा। ठीक है, वहीं 359 में कहा गया है कि आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर 20 और 21 को छोड़कर पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए राष्ट्रपति जो है वो अन्य अनुच्छेदों को निलंबित कर सकते हैं, अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। और 20-21 को जो छोड़ने वाला जो प्रावधान है ना, ये आपको कब लागू किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन में लागू किया गया था। बात समझ गए? तो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों को किस प्रकार निरस्त किया जा सकता है यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस आशय हेतु आदेश जारी करते हैं, जो मैंने अभी बताया 359 के तहत 20-21 अनुच्छेद को छोड़कर और अन्य सभी को निलंबित राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सी भाग में जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है? तो कल्याणकारी राज्य जो है नीति निर्देशक तत्व में है। आप लोग जानते हैं सामाजिक और आर्थिक कल्याणकारी अवधारणा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? धन का एक समान वितरण, ग्राम पंचायतों की स्थापना, जो गांधीवादी सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ? मैंने कौन डीपीएसपी नहीं है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण बिल्कुल है, अनुच्छेद 50। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, अनुच्छेद 49, ये भी है। भारत की संप्रभुता अखंडता की रक्षा करना, ये नहीं है। पर्यावरण का संरक्षण, अनुच्छेद 48 का क। ये जो है ना दोस्तों, ये आपको मूल कर्तव्य है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना यह मूल कर्तव्य है। ठीक है, ये मूल अधिकार नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत जो है करने वाले तत्वों को उल्लेखित करता है? तो ये आपको किस में हो जाएगा? तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत जो होता है वो आपको भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन में इसको लाया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को लाया गया था, और ये जो लाया गया था वो आपको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। ठीक है, और दूसरा है कि इसमें जो है ना, इसमें जो है पहले 10 मूल कर्तव्य थे, अभी 11 जो है मूल कर्तव्य है, और इसको जो है इसको शामिल किया गया भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 के क में, अनुच्छेद 51 के क में। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मूल कर्तव्य के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 14 में, जो मैं बताया हूं पहले। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन देखिए टोटल पॉइंट मैंने आपको कवर करवाया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 17। आप लोग को मैं बताया हूँ छुआछूत सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, 1976। उसके अलावा जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ था? अनुच्छेद 19 का 1 का क, प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ। तो ये 15 क्वेश्चन थे। लास्ट में जो आप लोगों ने जो क्वेश्चन को देखा, या पीपीटी का जो ये बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, आगे से ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि
चूंकि समय का अभाव रहता है और आप लोग भी जो है वो ये कहते हैं कि रेगुलर क्लास नहीं हो रही, तो मेरा ये कोशिश रहता है कि आपको थोड़ा सा जो है क्लास कंपाइल करके दिया जाए, क्योंकि ये 2 दिनों का क्लास है, इसलिए आपको कंपाइल करके दिया गया है। आप लोग इसको 2 दिनों में पढ़ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए मन लगा के, और सारी चीज़ों को रिवाइज कीजिए। हालांकि इसका जो जो पीपीटी है, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डलवा देंगे। जो लोग नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द दोस्तों हम लोग जो है आप लोग के डिमांड पर जो है, आपका बहुत कंफ्यूजन था डॉक्यूमेंट को लेकर के, जो CGL4 का डॉक्यूमेंट है और जो बीपीएससी AEDO का डॉक्यूमेंट है, प्रोविजनल, मूल, मार्कशीट, NCL, EWS, NOC, और जो सर्टिफिकेट में जो मिस्टेक्स हैं उसको लेकर डाउट है, उस डाउट के लिए हम एक स्पेशल अलग से वीडियो लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग जो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ करंट का क्विज लगाइए, सब्जेक्ट वाइज PDF स्टडी मटेरियल का लाभ उठाइए। फिर जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।